नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने जिस तरीके से भाषण दिया जी, उस सदन में एनडीए एकजुट नजर आ रहा है। केवल और केवल तेजस्वी यादव के पास एक ही हथियार रह गया, वो रोजगार। जो 17 महीने में उन्होंने थोड़ा सा रोजगार जो दिया बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसी के बहाने वो राजनीति पूरा कर रहे हैं। नीतीश कुमार के विधायक सांसदों पर तेजस्वी मैनेजर बीच बीच में बनते नजर आएंगे। नीतीश के सलाहकार बनेंगे क्या? बिहार को विशेष पैकेज तो देना ही होगा, इसके लिए जदयू लगातार लड़ती रहेगी। क्या हो सकता है कि विदेश जाए मोदी जी या नीतीश जी को ना ले जाए, नीतीश जी कहेंगे कि हमारा वाला कुर्सी कहना है, तो उस दिन नीतीश कुमार ये कहेंगे कि जो 75% आरक्षण हमने दिया है बिहार में, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए कि नहीं। इस बार मोदी हिंदुत्व के चलते वापस नहीं आए हैं। इस बार प्योरली मोदी ने जितना भी काम किया, थोड़ा किया हो, 5% किया, 1% किया, उसके चलते उनको वोट मिला है। मोदी जहां चोट कर रहे हैं वहां तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़-फाड़। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को सहमति दे दिया है। अब देश भर में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सरकार में आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में तो आ रहे हैं, लेकिन इस बात से डरे हुए हैं कि कब तक ये सरकार हमारी चलेगी, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं राजनीति में, यह आप सभी को पता है। नीतीश मोदी की जोड़ी लोगों को अब खूब भा रही है। यही 2-3 दिन पहले जब रिजल्ट आउट हुआ था लोकसभा 2024 का, तो लोग डरे हुए थे। एनडीए गठबंधन दल के लोग भी डरे थे कि नीतीश का फैसला क्या होगा। इंडिया के तरफ जाएंगे, जिस इंडिया की नींव नीतीश कुमार ने रखी थी, उस इंडिया गठबंधन से नीतीश को एक से बड़े एक ऑफर आ रहे थे। ऐसी चर्चाएं खूब चली। हालांकि अंततः नीतीश ने फैसला किया कि एनडीए गठबंधन की सरकार में ही रहना ज्यादा सही होगा। देखिए, कई तरह के काम बिहार के लिए करवाने हैं नरेंद्र मोदी से। अब चूंकि सीट कम है, बहुमत में जो है सरकार इन्हीं क्षेत्रीय दलों की वजह से आई है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों की एक ही डिमांड है कि भाई हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को लेकर के नरेंद्र मोदी अब सहज हो रहे हैं, लेकिन उनकी असहजता भी छिपी नहीं रहती है। असहज तब हो जाते हैं जब नीतीश कुमार थोड़े से बयानबाजी उनके पार्टी के दल के जो नेता हैं वो करते हैं, तो असहजता बढ़ जाती है। लेकिन डिमांड तो हाई है। क्या इस डिमांड को नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे? अगर नहीं करते हैं तो क्या एक्सपायरी डेट सरकार की तय हो जाएगी? चलिए, इन तमाम विषयों पर चीड़-फाड़ करवाते हैं। हमारे साथ हमारे संपादक नमन मिश्रा सर आ चुके हैं। सर, अब तो सब कुछ सेट है, अब तो मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक्सपायर कर जाएगी। हर चीज़ की दुनिया में एक्सपायरी डेट है। सरकार की अंतिम मियाद तो 5 साल है ना, 5 साल में तो एक्सपायर होगी। लेकिन ऐसा लगता है, देखकर प्रतीत होता है। हालांकि आज इतना जरूर कहूँगा कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों ने जिस तरीके से भाषण दिया जी, उस सदन में एनडीए एकजुट नजर आ रहा था। एनडीए के हर एक नेता के नज़र में विजन था। वो दिख रहा था कि बहुत बड़ी चूक होते होते रह गई। और नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान और पवन कल्याण ने जिस तरीके से अनकंडीशनल सपोर्ट उस सदन में दिया है, नरेंद्र मोदी का पुराना तेवर आज देखने को वापस मिला। नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उनका स्पष्ट इशारा था कि जो लोग माने कांग्रेस और आरजेडी जो कुछ सीटें इस बार जीत भी गई है, अगले 5 साल के बाद ये भी सीटें नहीं जीतने देंगे। एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से नीतीश भी बहुत लेट आए ना इस गठबंधन में, एनडीए में। नीतीश अगर स्पष्ट रहते 5 साल से होते तो बात शायद अलग होती। और बहुत सारे मुद्दे भी तो दे दिए थे उन्होंने। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नौकरी का मुद्दा दे दिया। इसको उन्होंने खूब भुनाया। सत्ता में वापसी के साथ ये एक बड़ा टैग, मतलब पूरा 15-16 साल अपने माता पिता का कार्यकाल खत्म, जो पहली बार डिप्टी सीएम बने थे वो खत्म, इतना दिन तक संघर्ष किया विपक्ष में वो खत्म। केवल और केवल तेजस्वी यादव के पास एक ही हथियार रह गया, वो रोजगार। जो 17 महीने में उन्होंने थोड़ा सा रोजगार जो दिया बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसी के बहाने वो राजनीति पूरा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की तो गलती हुई, और नीतीश कुमार यही एहसास कराते कि तो हमरे चलते थोड़ा सा जीवित हो गया सब, आपकी बार मौका भी नहीं देंगे और आप 400+ इस बार हो जाइएगा। इमोशनल जो वेव बना है इस बार कि मोदी जाते जाते रह गए, कई लोगों की आंखें खुली, तो वो अब एग्रेसिव वोटिंग करेंगे, ऐसा नीतीश कुमार का इशारा था। और नीतीश का ये भी इशारा था कि हम आपके साथ अब हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ चले जाएंगे वहाँ चले जाएंगे, हम कहीं जाने वाले हैं नहीं है, नेगोशिएट नहीं करने वाले हैं। हाँ, चर्चाएं खूब हो रही हैं अंदर अंदर कि नीतीश कुमार ने शर्तें रखी हैं। नायडू ने क्या किया?
लेकिन नायडू ने सबसे पहली बात तो ये कही कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नायडू और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में एक डिफरेंस हमेशा रहा है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलिए, जो बोलिए, विवाद भी बहुत हुए हैं दोनों के बीच में। कहा भी आता है कि जेल भी भेजने वाले एनडीए के लोग ही हैं, मतलब कभी गठबंधन छोड़ा, फिर गठबंधन के साथ रहे, फिर एक समय आया जो छोड़। नीतीश की तरह देखिए, नीतीश की तरह आसानी से जाना आना नहीं रहा है नायडू का। नीतीश की तरह से इधर इनका कड़वाहट ज्यादा हो जाता था भाजपा से। जी जी जी, आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश की थी, कुर्सी बिठाने की कोशिश की थी, फिर भी वो सहम का असहज हो रहे थे, अलग हो रहे थे। लेकिन आज नायडू ने पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया मोदी को। नायडू ने जो बात बोली वो सबसे बड़ी बात है सदन में, कि देश को नरेंद्र मोदी जैसा ही नेता की आवश्यकता इस वक्त है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी नहीं आते तो हम चूक जाते। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही नेता है देश के पास, और अगर थोड़ी सी भी चूक हम लोगों से हो जाती तो आज एक बहुत बड़ा नेता देश के हाथ से निकल जाता। और ये मौका है। नायडू इशारा कर रहे थे उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ओर, नायडू इशारा कर रहे थे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते की ओर, नायडू इशारा कर रहे थे राम मंदिर और बाकी चीजों के ऊपर, कि कितना बड़ा मौका देश के बहुसंख्यक जनसंख्या को मिला है कि उनके हक की बात कोई कर रहा है। ये इशारे थे उनके। तो ये तो इन सिंक विद भाजपा हो गई ना। ये नायडू की भाषा थोड़ी है। आपने कल ही सुना ना, कल पूरे दिन खबर चली कि नायडू 1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने घोषणा कर दी है, ऐसी घोषणा कर सकते हैं कि मुसलमानों को हज जाने के लिए 1 लाख रुपया मिलेगा। वो नायडू और ये नायडू तो अलग अलग नायडू हैं। तो हो सकता है कि वो राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए नायडू बोल रहे हो, और ये केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ कदम चला के चलने वाले नायडू ये बात बोल रहे हो। इसके तुरंत बाद हमने देखा कि नरेंद्र मोदी की भाषा बदली। वो नरेंद्र मोदी जिनका एक असहज सा चेहरा उस भाजपा वाले जीत कार्यक्रम के बाद दिखा था जी, आज वो नहीं था। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, मैं चाहूंगा कि एक बार पहले दिखाइए आप इस वीडियो में दिखाया जाए कि नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्टली क्या कहा है, कितना कॉन्फिडेंस से कहा है जी। पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था, सब मैंने कहा जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे, किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। तो मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया, हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा, तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। उन्होंने मीडिया स्पेकुलेशंस और जो तथाकथित रूप से हम लोग, आप लोग, जो सब लोग बना रहे हैं, ये मंत्री बनेंगे, ये डिमांड्स है, उसने ये शर्त रखी, वो शर्तें रखी, उन सारी शर्तों को उन्होंने स्क्वाश कर दिया और एक साफ साफ कहा कि वो तो मोदी तय करेगा ना, वो हम तय करेंगे ना, हमारे साथ जो लोग बैठे हैं यहाँ वो ना तय करेंगे, ये मीडिया थोड़ी तय करेगी, ये शर्तें मीडिया थोड़ी तय करेगी नीतीश कुमार कौन सी शर्त दे रहे हैं, ये मीडिया थोड़ी तय करेगी कि नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या नायडू रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं एक बात जरूर कहूँगा, जिस तरीके से पवन कल्याण और चिराग पासवान ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, इसकी वजह से एक मोमेंटम बना। ये 24 घंटा बड़ा महत्वपूर्ण था। इस दौरान ही चिराग पासवान ने कई बार कई चैनलों पर आकर ये कहा कि हम मोदी के सामने कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, हमारी शर्त ये थी कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने तीसरी बार।
इसके अलावा हमारी कोई डिमांड और कोई शर्त नहीं है, हम नेगोशिएट नहीं करेंगे। यही इस बात पवन कल्याण ने कही। और इन दोनों की वजह से नीतीश और नायडू पर भी दबाव पड़ गया कि एक अच्छा विंटेज मौका मिलते हुए भी ये भी नेगोशिएट न करे और पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, उसके बाद बाकी बातें हो। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए, आज समर्थन हो गया, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये तो तय हो गया है। लेकिन ये जितने दिन भी 5 साल सरकार चलेगी, चाबी सरकार की नायडू और नीतीश के पास रहेगी। नायडू नीतीश जब चाहें इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और इस चीज को, ये जो एक माने शब्द है कि नीतीश नायडू अपना समर्थन कभी भी खींच सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी को फुल कॉन्फिडेंस में जाने नहीं देगी, या रिलैक्स नहीं होने देगी, या कॉम्प्लिसेंट नहीं होने देगी। ये मोदी को उनके घुटनों पर, पैरों पर हमेशा खड़े रहने। तो इसमें तो एक चीज ये भी हो सकता है कि भाई शर्तें तो माननी पड़ेंगी, नायडू जो बोल रहे हैं, नीतीश जो बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऊपर ऊपर कोई शर्त नहीं है। सरकार समर्थन दे दिया गया है, उसमें शर्त थोड़ी लिखा रहेगा कहीं। शर्तें अंडरस्टूड हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को चाबी मिल गया नायडू का, नीतीश का, तो उस चाबी को लेकर वो चल जाएंगे। उस चाबी को लेकर वो घर के मालिक हो जाएंगे। ये होटल की चाबी की तरह है, ले जाइए, लगाइए, खोलिए, 24 घंटे बाद फिर सटाइएगा तो चाबी चालू नहीं होगा और खुलबे नहीं करेगा होटल। फिर आपको आकर रिचार्ज कराना पड़ेगा रिसेप्शन पे। रिसेप्शन पे कौन बैठा हुआ है? नीतीश नायडू जी। तो नरेंद्र मोदी को बार बार ये चाबी रिचार्ज कराना पड़ेगा और जब चाहे इस होटल से बेघर किया जा सकता है मोदी जी को, नायडू नीतीश के द्वारा। तो ये ताकत तो हमेशा के लिए उनके पास है। अब जैसे ही नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे वैसे ही वो शर्तें सामने आ जाएंगी। देखिए नायडू की शर्तें तो आपको पता है, 6 मंत्रालय वो मांग रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, एक लोकसभा स्पीकर भी मांग रहे हैं। लोकसभा स्पीकर की बात जैसे ही आई तो वो खबर आ गई है मेरे पास कि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि किसी और को लोकसभा स्पीकर न दिया जाए, ये हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये तो कोमोर्बिडिटी हो गया ना। वो मांग रहे थे और नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं, हम चाहते कि भाजपा के पास ये रहे, लोकसभा स्पीकर भाजपा किसी को न दे दे, हमारी शर्त ये है। एक बड़ी शर्त हो गई। और नीतीश नायडू दोनों जिस तरह से आज थे सहजता से, मुझे लगता है कि लोकसभा स्पीकर कोई नहीं मांगेगा और वो मांगना भी सही नहीं था, क्योंकि भाजपा एक बड़ी पार्टी है, उसके सांसद ज़्यादा है, उसे सदन चलाना है, तो वो अपने हिसाब से ही वो रखे तो ज़्यादा बेटर होगा। और खैर भाजपा तय कर सकती है, किसी को देना हो तो दे सकती है, उनके ऊपर है। लेकिन यथोचित यही लगता है। अब आगे क्या होगा? देखिए नायडू ने जो शर्तें रखी हैं वो तो अपनी जगह पर है, उस पर हम बहुत चिरपाड़ नहीं करेंगे। हमारा ध्यान नीतीश कुमार के ऊपर होना चाहिए। हम इस हिस्से के रखवारे हैं, इस हिस्से के कमेंटेटर हैं। इधर नीतीश कुमार की जो शर्तें मीडिया द्वारा आई हैं वो ये है कि 4 मंत्रालय वो मांग रहे हैं। कल हमने उन 4 लोगों के संभावित नाम भी बताए थे। हमने बताया था कि कौन कौन से वो लोग हो सकते हैं जो इस बार मंत्री बन सकते हैं जदयू की तरफ से। जदयू भी अपने जातीय समीकरण को साध कर ही ये सब सोच रही है, तो नाम तो हमने कल बता दिया था। अब कौन हो सकता है, नहीं, अब कौन कौन से मंत्रालय मिलेगा हो सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए रेल मंत्रालय की चर्चा जदयू के तरफ से 3 मंत्रालय, 4 मंत्रालयों में से 3 मांगा जा रहा है। रेल मंत्री आनंद मोहन ने आज ही बोल दिया है, बयान दे दिया है जदयू की तरफ से कि रेल मंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया जाए, रेल मंत्री का जो विभाग है वो हमारी तरफ दिया जाए। तो एक तो रेल मंत्री वाला मामला मुझे लगता है कि जदयू सेट हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को एक्सपीरियंस भी है रेल मंत्रालय में। हाँ, और बिहार से कितनी ट्रेनें चल रही हैं, चल रही हैं। जी। बिहार में रेल कारखाने बनाने की बात चल रही थी, कितना कुछ बिहार को रोजगार के देने में रेल एक अच्छा भूमिका निभा सकता है। रेल पहिया कल खाना, जब लालू जी के पास रहा, जब नीतीश जी के पास रहा, जब एक और समय था उसमें, तो अच्छा खासा फायदा हुआ है उस दौरान बिहार को रेल मंत्रालय मिलने से। इस बार भी फायदा हो सकता है। दूसरा, वित्त मंत्री का जो पोस्ट है निर्मला सीतारमण का, उनकी छुट्टी होती लग रही है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है। उस पोस्ट पर एक बड़ा रोल मिल सकता है बिहार के किसी मंत्री का, जदयू कोटे का। अब किसको देंगे नीतीश कुमार वो तो नहीं पता, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। इससे एक फायदा ये होगा कि जैसे ही उनके हाथ में आएगा ये ताकत जदयू के, जदयू बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दे पाएगी। ये ताकत उसी विभाग को जी, बिल्कुल, इसका एक फायदा हो जाएगा। तीसरा जो विभाग की चर्चा चल रही है वो कृषि विभाग। कृषि विभाग की बिहार का जो मूल आय है, लोगों का मूल कृषि है, काम है, वो कृषि है। बिल्कुल। और कृषक समाज बिहार में इस बार थोड़ा नाराज होकर वोट नहीं दिया है एनडीए। ये लास्ट
और में आपने देखा भी होगा, कई सीटें हारी गई हैं। धान का कटोरा वहाँ साफ हो गई भाजपा। जहाँ जहाँ लगा कि भाजपा का गढ़ है वहाँ वहाँ चुनौतियाँ मिली हैं किसान वर्ग से। कुशवाहा ने वोट नहीं दिया है। तो इसको भी पाटने के लिए भाजपा जो कृषि विभाग है उसको अपने पाले में कर सकती है। बिहार से इसी समाज के, कुशवाहा समाज के ही एक मंत्री की नाम चल रही है कि उनको यहाँ सेट किया जा सकता है। और नीतीश का शुरू से मन था कि कुशवाहा को मंत्री तो बनाया ही जाए। ये समाज नीतीश को वोट करे, एनडीए को वोट करे, इसका एक बहुत बड़ा ये हो सकता है मापदंड। तीसरा, ये 3 मंत्रालय के अलावा एक और मंत्रालय है जो वित्त के जगह पर मुझे लगता है कि अगर वित्त नहीं तो ये मंत्रालय हो सकता है कि जदयू के खाते में आ जाए। वो है, अगर किसी नहीं हो तो वो तो भी हो सकता है, ये हो जल संसाधन मंत्रालय। यहाँ से संजय झा लगातार जल संसाधन मंत्रालय के पास मंत्री भी रहे हैं। संजय झा इसमें से सबसे जो बेस्ट मंत्रालय होगा उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। जल संसाधन भी वो मंत्रालय हो सकता है जिसमें वो हो। क्या होगा क्या नहीं होगा तो अंततः तय होगा, लेकिन 1-2 शर्तें तो जदयू की बिल्कुल है। बिहार को विशेष पैकेज तो देना ही होगा, इसके लिए जदयू लगातार लड़ती रहेगी। केसी त्यागी ने बयान दे दिया है। केसी त्यागी ने बयान दे दिया है। और अग्निवीर, इस योजना को समाप्त करके एक नई योजना लानी होगी जिसमें ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके, उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जो सेंट्रल वैकेंसीज रुकी हुई हैं उनको चालू करने के लिए एक बड़ा जो लड़ाई है वो रहकर ही सिस्टम में लड़ने की तैयारी जदयू कर रही है। तो ये शर्तें हैं जदयू की जो वो किसी हाल में छोड़ेगी नहीं। और जी अग्निवीर योजना की वजह से ही आपने सर देखा होगा कि राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो जिन्होंने इस योजना को समाप्त करने की बात कही थी, और शायद यही वजह है कि कुछ वोट जो हैं वो उनके तरफ ट्रांसफर इस वजह से भी हो चुके हैं। ये मुझे लगता है अग्निवीर योजना को सही ढंग से सरकार समझा नहीं पाई। कोई भी इस तरीके का स्कीम लाने से पहले सरकार को पहले लोगों को ट्रस्ट में लेना चाहिए। एकाएक इस तरह से स्कीम आते हैं तो उससे काम बिगड़ जाता है। देखिए, अग्निवीर की वजह से सेना की नौकरियां घटी नहीं है। सबसे बड़ा बात तो ये है, कई यूट्यूबरों ने बहुत तरह का भ्रम फैलाया था। मुझे याद है कई लोगों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी उस वक्त, और सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। सरकार ने करना जरूरी नहीं समझा। या तो स्कीम को वापस ले लेते हैं, किसान बिल वापस ले लिया तो स्कीम को वापस लेने में कौन किसकी बेइज्जती हो रही थी। लेकिन सरकार समझा नहीं पाई कि हम जो रोजगार है वास्तविक सेना का उसको तो कम नहीं कर रहे हैं, हम उसके अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं कि साल 2 साल टर्म एम्प्लॉयमेंट कुछ लोगों को मिल जाए और मिलिट्री की ट्रेनिंग कई युवाओं को मिल जाए। फिर वो उसमें से ज़्यादातर हिस्सेदार तो लड़के जो हैं वो तो मिलिट्री में जा ही रहे हैं, और जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया मिलिट्री में भर्ती की तो हो ही रही है। उसके बाद ये भी तो बता सकते थे, जैसे 3 साल का रोजगार किया मिलिट्री में उन्होंने, फिर उसके बाद उसी मिलिट्री में आपको और भी रोजगार मिल सकते हैं इसके बदौलत। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये भ्रम है कि अग्निवीर की वजह से रोजगार सेना में घटेगा। ऐसा नहीं है। अग्निवीर की वजह से रोजगार जो है वो बढ़ा ही है, घटेगा नहीं। लेकिन सरकार इसको ढंग से समझा नहीं पाई। तो ये तो एक बड़ी विफलता है ना। ये तो कांग्रेस की विफलताएं थी जिसके चलते मोदी आए। अब मोदी ऐसी विफलता करेंगे तो मोदी हटेंगे ना। जी बिल्कुल। मोदी के आईटी सेल, मोदी के जो प्रचार तंत्र था वो विफल रहा इस बार। आपने कितने लोगों को से सुना कि रोजगार जो भोजन की गारंटी है वो मोदी सरकार ने दिया है। जनता तो बोल रही थी, नेता नहीं बोल पा रहे थे। मुझे चिराग पासवान एक नेता नजर आया जो हर जगह ये चर्चा किया है। आयुष्मान कार्ड और भोजन का जो बात है 5 किलो राशन का, वो तो हमेशा चिराग पासवान बोल रहे थे, लेकिन कोई और कहाँ बोल रहा था। उन सबको पता था, ये सब जानते हैं कि मोदी ही दे रहे हैं। बावजूद इसके जनता को पता था, लेकिन सभी जनता को तो नहीं पता था। जी, जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं मोदी को, वो तो सोच रहे हैं कि हमको मिल रहा है, केंद्र सरकार दे रही है, कौन दे रहा है कौन जानता है, या मेरा हक हमको मिल रहा है। ये बातें प्रचार करनी पड़ती हैं। इसमें विफल रही है आईटी सेल भाजपा की। बहुत तरीके से जो एक एजेंडा फैलाया गया, ध्रुव राठी जो लेफ्ट के ओरिएंटेड यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने क्या क्या नहीं फैलाया, टिकटर है, फलना है, चिलना है, और ये सारी चीज़ें रोजगार खा रहे हैं मोदी। स्वायत्त जो संस्थान है उनकी स्वायत्तता समाप्त हो रही है। ये सब कुछ उन्होंने चलाया और चलने दिया गया। आप चुपचाप देखते रहे मूक दर्शक बन के। इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि कोई यहाँ पर पाकिस्तान और अगल बगल के इराक अफगानिस्तान की तरह कोई यहाँ पर तानाशाह नहीं हो सकता है। 5 साल में सरकार बदल जानी है। अब कैसे कौन बन सकते हैं तानाशाह? और किसी ने आके समझा दिया और लोग समझ गए। मोदी जहाँ चोट कर रहे हैं वहाँ तो किसी ने चर्चा ही नहीं की। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मोदी पूरी ताकत में आ जाए
और इस बार तो सवर्णों ने झटका दे दिया बिहार और उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये सवर्ण अगर वोट कर पाते मोदी को पूरी ताकत से तो शायद आरक्षण में इनके लिए और बेहतर प्रावधान किए जा सकते थे। लेकिन जनता ने जो दवाई दिया है उसके चलते अब आरक्षण की तरफ मुंह मोड़ कर देखेंगे भी नहीं मोदी जी और बाकी लोग। तो मतलब इसे आप फायदा नुकसान के तौर पर भी देख सकते हैं कि एक तरफ तो आरक्षण बच गया, दूसरी तरफ जो लोग को आरक्षण मिलने वाला था उन्होंने ही मोदी की लंका लगा दी। उनको जो उस पर चर्चाएं समाप्त हो गई, चर्चा समाप्त हो गई, अब वो होगी भी नहीं। अब कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इसमें मैंने बिरनी के खोता में हाथ लगाने वाली बात, अब मोदी नहीं लगाएंगे इसमें हाथ, याद रखिएगा मेरी बात को, अब वो छुएंगे नहीं। ये अच्छा भी हुआ, एक तरह से अच्छा भी हुआ कि आरक्षण जो एक बड़ा हथियार है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने का, उसको भी किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके जस्ट वो प्लेन वाली बात याद आ रही है मुझे, जब उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी नीतीश कुमार को या मैसेज कि काकोरे जाने वाली ट्रेन को यहाँ लूटेंगे फलना का संदेश है, जो संदेश देने के लिए चढ़े थे प्लेन पे, वो संदेश नीतीश कुमार को स्वीकार्य नहीं था। तो उससे ब्राउनी पॉइंट जरूर उठाने के लिए ये जरूर कह दिया उन्होंने तेजस्वी यादव ट्वीट करके कि ये 3 शर्तें चाचा की शर्तें हैं जो हमने डिस्कस किया था महागठबंधन सरकार में, इन 3 शर्तों पर आप टिके रहिए चाचा, और मोदी से ये 3 चीजें जरूर मांगिए। इसमें एक चीज तो जदयू मांगी रही है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। नीतीश कुमार इसकी मांग अभी भी कर रहे हैं, केसी त्यागी ने फिर चर्चा कर दी, मतलब ये कहीं ठंडे बस में नहीं जा रहा है। दूसरा, देश भर में जातीय जनगणना की मांग। नीतीश कुमार जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठे हैं उन्होंने पहला बात यही कहा है, जब वहां बैठक से वापस आए हैं नीतीश कुमार ने यही मांग की है कि देश भर में जातीय गणना हो। लेकिन जैसे लोकसभा वाली बात टीडीपी ने रखी और जदयू ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है कि अगर भाजपा के पास जाना चाहिए, वैसे ही जातीय जनगणना की मांग जैसे ही करेगी जदयू, उससे पहले ही टीडीपी ने एक बड़ी बात कर दी है। टीडीपी ने कह दिया है कि स्किल यानी कौशल का देश भर में क्या उसको बोलते हैं, परीक्षा जनगणना, कौशल, लोगों के पास स्किल जो है उसका जांच हो पूरे देश भर में और उस आधार पर रोजगार और इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए। तो उससे भी बड़ा गेम खेल दिया गया, कर दिया कि जातियों के आधार पर। ठीक है, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की, क्या फायदा, कुछ फायदा हुआ अभी तो? एक तरीके से मुझे लगता है सर टीडीपी ने जो मांग की वो अच्छा भी है। अगर कौशल के आधार पर किया जाएगा जनगणना तो पता चलेगा कौन कितना साक्षर है, उस आधार पर नौकरी का डेवलपमेंट, उसे रोजगार की योजनाएं, अच्छा है खराब हो तो जनता तय करे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये चर्चा जब उठ जाती है टीडीपी के द्वारा तो जेडीयू टीडीपी फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ न्यूट्रलाइजेशन स्पेस होगा, माने इनकी बात और उनकी बात दोनों की बात खत्म हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट एक विभाग है जिसमें ऑलरेडी ये सब काम हो रहा है। और हम चुनाव के दौरान घूमे थे तो आपको भी याद होगा मुद्रा लोन और एमएसएमई की कितनी बातें कर रहे थे लोग। मुझे जिस व्यक्ति से उम्मीद तक नहीं था कि वो एमएसएमई क्या है समझता होगा, वो कह रहा है कि हमने 20 लाख लोन लिया हुआ है, मोदी जी ने दिया है। तो मोदी को इन्हीं लोगों ने बचाया। इस बार मोदी हिंदुत्व के चलते वापस नहीं आए हैं। इस बार प्योरली मोदी ने जितना भी काम किया, थोड़ा किया हो, 5% किया, 1% किया, उसके चलते उनको वोट मिला है। ना राम मंदिर, ना मोदी का चेहरा, ना पलना, ना ढिमका, केवल काम के नाम पर उनको वोट मिला है। तो काम और बढ़ाइए और वोट लीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो ये एक दूसरा बड़ा डिमांड था जो आरजेडी और मुझे लगता है कि जेडीयू दोनों का एक जैसा ही डिमांड है। नीतीश कितना इस पर अड़ेंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि देश भर में अगर नीतीश कुमार जातीय गणना की मांग करेंगे तो उससे उनको फायदा क्या होगा। नीतीश अब प्रधानमंत्री तो बनने जा नहीं रहे, तो हो सकता है कि ये चीज ठंडे बस्ते में चली जाए। लेकिन तीसरा जो मांग है वो तो मुझे लगता है कि 100% नीतीश कुमार आज नहीं तो कल उठाएंगे इस चीज को। जब भी लगे नीतीश कुमार को कि अब हमको सीट कम मिलने जा रहा है विधानसभा में या कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जहाँ नीतीश कुमार लगे कि हम कमजोर हो रहे, थोड़ा सा या हो सकता है कि विदेश जाए मोदी जी या नीतीश जी को न ले जाए, नीतीश जी कहेंगे कि हमारा वाला कुर्सियाँ करना है, तो उस दिन नीतीश कुमार ये कहेंगे कि जो